वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। सो आज के इस लेक्चर में हम स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि सी प्लस प्लस को इस्तेमाल करके हम स्टेटमेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट होगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटमेंट से। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेटमेंट्स की कितनी तरह की टाइप्स हैं और उन टाइप्स के अंदर किस तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं और क्या क्या इस्तेमाल होता है, और फिर उन सारी टाइप्स को हम आगे चल के वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और बट उनमें से जो एक बेसिक टाइप है उसको हम आज के सेशन में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो अगर हम सबसे पहले सी प्लस प्लस प्रोग्राम की बात करें या इवन दो किसी भी प्रोग्राम की बात करें, तो हमें यह पता है कि एक प्रोग्राम बहुत सारी स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है। इवन दो के प्रोग्राम की डेफिनेशन यही है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो जब भी हम किसी प्रोग्राम को टेक्निकली देखते हैं या एक प्रोग्रामर जब किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को साउंड करता है तो उसके जहन में यही चीज़ आती है कि यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन सीपीयू के पास जाएंगी और सीपीयू से ये कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाएंगी जिसके अकॉर्डिंगली यूज़र को इंटरफेस के ऊपर कुछ चीज़ें नज़र आएंगी या कुछ चेंजेस होती हुई नज़र आएंगी। सो ये डेफिनेशन प्रोग्राम की भी है। और अब अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स को जेनेरिक इंग्लिश स्टेटमेंट्स के साथ, तो ये बिल्कुल सिमिलर कॉन्टेक्स्ट है। सो जैसे अगर आप कोई इंग्लिश में लिखा हुआ ऐसे देखें या कोई भी कंटेंट देखें, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ या किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो वो कंटेंट कुछ स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है और हर स्टेटमेंट हमें कोई ना कोई मीनिंग प्रोवाइड कर रही होती है या हर स्टेटमेंट का कोई खास मतलब होता है और उसे पढ़ के हम कुछ परसीव कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट्स डिज़ाइन किसी प्रोग्रामर ने की हैं, बट उसको जो अंडरस्टैंड करना है या उसको जो एग्जीक्यूट करना है वो सीपीयू ने जाके करना है। सो प्रोग्रामर क्या करेगा, उन स्टेटमेंट्स को लिखेगा और ना सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को वो लिखेगा बल्कि उन स्टेटमेंट्स का एक ऑर्डर भी डिफाइन करेगा। सो अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ें तो ये हमें ये बता रही है कि हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना कंप्यूटर का काम है और हर स्टेटमेंट किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जाके एग्जीक्यूट करती है ताकि प्रोग्रामर जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है वो ऑब्जेक्टिव उसी तरह अचीव हो। यानी हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस ऑर्डर में वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोग्रामिंग या एल्गोरिदम राइटिंग इज़ जस्ट टू कुक अ रेसिपी। और जब आप कोई रेसिपी कुक करते हैं तो आपको पता है कि उसमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं और दूसरा आपने वो इंग्रेडिएंट्स किस ऑर्डर से यूज़ करने हैं कुकिंग के अंदर। सो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक तो स्टेटमेंट्स हैं कि हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है और दूसरा फिर हर स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। अगर वो उस ऑर्डर से जाके एग्जीक्यूट करेगी तो आपका प्रोग्राम करेक्टली एग्जीक्यूट करेगा और करेक्ट आउटपुट लेके आएगा। अगर वो स्टेटमेंट्स रैंडमली एग्जीक्यूट कर रही है, अगर आपने उसका ऑर्डर सही तरह से डिफाइन नहीं किया हो तो डेफिनेटली आपको सही आउटपुट नहीं मिलेगी। अब अगर हम जेनेरिकली देखें कि हमारे पास किसी भी प्रोग्राम के अंदर कितनी तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, तो ये कुछ टाइप्स मैंने डिफाइन की हुई हैं। ये टाइप्स हमारी स्टेटमेंट्स को डिफाइन करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये बिल्कुल मेक श्योर कर लेना है कि जैसे कि आपके सामने ये एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है तो इसके अंदर फिलहाल एक ही स्टेटमेंट है और वो ये लास्ट वाली स्टेटमेंट है विच इज़ रिटर्न 0। बाकी इस पूरे प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट फिलहाल मैंने नहीं लिखी हुई है। स्टेटमेंट की नॉर्मली बेसिक इंडिकेशन ये होती है कि हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर हमें एक टर्मिनेटर या सेमीकोलन मिलता है। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें, ऑल्दो के सारी लैंग्वेजेस के अंदर टर्मिनेटर ज़रूरी नहीं है, जैसे कि पाइथन में टर्मिनेटर्स नहीं होते हैं या सेमीकोलन नहीं होते हैं। सो अभी तक आपके सामने ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें एक रिटर्न 0 वाली स्टेटमेंट है और बाकी सारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो मुझे लाजमी फुलफिल करना है अगर मुझे सी प्लस प्लस के अंदर प्रोग्राम लिखना है। इसी तरह किसी भी लैंग्वेज का अपना कोई स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको हम लाजमी फॉलो करेंगे। अब बाकी सारी चीज़ें हम प्रीवियसली सेशंस के अंदर देख चुके हैं कि ये जितनी भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इस हर इंस्ट्रक्शन का क्या पर्पज़ है या इसका क्या बैकग्राउंड है और हमने इनको क्यों लिखा हुआ है। बट एक्चुअली में अगर आप ये देखें तो ये हमारा एक एम्प्टी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी प्रोडक्टिव स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। सो अब वो प्रोडक्टिव स्टेटमेंट्स कौन सी हैं जो हमने लिखनी है और वो किस तरह की हो सकती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली सबसे पहली टाइप्स की हमारे पास जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं और हम दो तरह की डिक्लेरेशन करेंगे। हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और हम कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है हम इसको बहुत डिटेल्स में प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। हमें इतना पता है कि हर प्रोग्राम्स के अंदर कुछ इनपुट्स आती हैं, उस इनपुट्स को कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है या हर प्रोग्राम की आउटपुट होती है और उस आउटपुट के अंदर जो डाटा होता है वो भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म अवेलेबल है वो वेरिएबल्स का है। सो चूँकि हर प्रोग्राम के अंदर कुछ डिफाइंड इनपुट्स होती हैं या कुछ उसकी आउटपुट्स होंगी और उनके अंदर अगर कोई डाटा स्टोर हो रहा है और डेफिनेटली हर प्रोग्राम कोई ना कोई डाटा लाजमी स्टोर करेगा, तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, हमें मेमोरी रिक्वायर्ड है, हमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी जिसमें हमें बताना होगा कि जो भी डाटा आएगा वो इस मेमोरी में आकर स्टोर होगा। तो उसके लिए फिर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं।
और समहाउ ऐसा भी होता है कि हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट भी डिक्लेयर करने पड़ जाते हैं। ऑल्दो के कांस्टेंट्स को हम डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट डायरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर आपने पाई को यूज़ करना है तो पाई का कांस्टेंट क्लियर किए बगैर आप उसकी वैल्यू 22/7 इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है और बाद में मैं उसको उसके नाम से हर जगह इस्तेमाल करूँगा, तो आप एक कांस्टेंट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम ये करेंगे कि हम जिस तरह की स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, हम उसको साथ साथ उसकी इंप्लीमेंटेशन भी देखते जाएंगे कि अगर हमने ये स्टेटमेंट लिखनी है तो हम किस तरह से लिखेंगे, ऑल्दो कि हम ये पहले देख चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स की बात करें तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स को डिफाइन करना। अब वेरिएबल्स की दो टाइप्स होती हैं। ये टॉपिक हमने टाइप्स का पहले डिस्कस नहीं किया, तो मैं इसको भी यहाँ पे कवर करना चाहूँगा। हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलरली C++ की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक लोकल वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास और एक ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। सो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लोकल एंड ग्लोबल। सो लोकल वेरिएबल हमारा वो वेरिएबल होगा जिसका स्कोप लिमिटेड होगा, यानी आप उसको पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसको किसी खास सेक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे और वो उसी खास सेक्शन के अंदर ही आपको अवेलेबल होगा। जबकि ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होगा कि अगर आपने प्रोग्राम क्रिएट किया है और आपने उसके अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया है तो वो ऑल ओवर द प्रोग्राम आपको एक्सेसिबल होगा, उसका स्कोप जो है वो ग्लोबल होगा। सो यूजली हम ग्लोबल वेरिएबल्स को तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और हमने एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर दिया जो सारे फंक्शंस में शेयर्ड हो रहा होता है। बट फॉर नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है और वो हमारा मेन फंक्शन है। बाकी फंक्शन हमने क्रिएट नहीं किए अभी तक, ना हमने उनको देखा है कि वो क्रिएट कैसे होते हैं। और दो कि हमने इसका भी बैकग्राउंड कवर किया हुआ है जब हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और वो मॉड्यूल्स हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सो लेट्स से अगर हमने ये देखना है कि हमने लोकल वेरिएबल की स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करनी है, तो लोकल वेरिएबल के लिए आपको सबसे पहले डाटा टाइप चाहिए होती है। सो डाटा टाइप आपके पास दो तरह की होती हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। लेट्स से अगर मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है तो डाटा टाइप इंट आ जाएगी और वेरिएबल का कोई नाम आ जाएगा, जैसे कि ये नंबर 1 हो गया। सो ये मेरा एक सिंगल वेरिएबल है और ये स्टेटमेंट मेरी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगी और ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल कहलाएगा। ये लोकल वेरिएबल इसलिए कहलाएगा क्योंकि मैंने इसको एक मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है और इस वेरिएबल को अगर हमने इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने से क्या मुराद है, इस वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, इस वेरिएबल को हमने किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने प्रिंट करना है। यानी सपोज किया कि मैं ये चाहता हूँ कि इस वेरिएबल में मैंने कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैंने नंबर 1 = 10 कर दिया, तो मैंने इस वेरिएबल को इस्तेमाल किया है। तो आप इस वेरिएबल को इसी मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको इससे बाहर जाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेन फंक्शन से बाहर मैं इस नंबर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसका स्कोप लोकल है। ठीक हो गया। इसी तरह आप ग्लोबल वेरिएबल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आप किसी भी फंक्शन से बाहर क्रिएट करेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। सो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है और इस वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया हाइट का, या कोई भी मैंने इसको नाम दे दिया। सो ये काइंड ऑफ मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। सो इसको ये मेन फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकता है। एंड लेट्स से कि मेरा मेन फंक्शन के अलावा कल को कोई और फंक्शन बन जाता है। लेट्स से एक और फंक्शन इंट फन के नाम से है और ये इस फंक्शन की बॉडी है और ये इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है मेरे पास यहाँ पे। ठीक हो गया। सो अब ये जो हाइट का वेरिएबल है, या मैं इस वेरिएबल को ग्लोबल कह देता हूँ। सो अब ये मेरा जो ग्लोबल वेरिएबल है, मैंने इसका नाम ग्लोबल रखा है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। आप इसको यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप ग्लोबल को यहाँ पे भी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लाइक ग्लोबल = 20, और आप ग्लोबल को यहाँ पे भी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ग्लोबल = 30। सो दैट्स मीन कि ये दोनों फंक्शन ग्लोबल को इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्लोबल एक ही मेमोरी है। अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो ये ग्लोबल में 20 स्टोर कर देगा, और अगर किसी तरह ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर गया तो इसने ग्लोबल में 20 को निकाल के 30 स्टोर कर देगा। अब आपने ये नहीं समझना कि ग्लोबल दो वेरिएबल्स हैं, सो फन ने अपनी वैल्यू स्टोर की हुई है और मेन ने अपनी वैल्यू स्टोर की हुई है, तो ऐसा नहीं होगा। मेमोरी पीछे एक ही है। सो कंटेनर पीछे एक ही है हमारा, और उस कंटेनर का नाम ग्लोबल है, और जो भी फंक्शन इसमें वैल्यू स्टोर करेगा उसी की वैल्यू स्टोर होगी। जब कोई दूसरा स्टोर करेगा तो वो प्रीवियस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। ठीक हो गया। या आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि लेट्स से अगर आपने यहाँ पे सी आउट ग्लोबल किया, यानी ये मैंने आउटपुट की स्टेटमेंट लिखी है ग्लोबल। अब इसने ग्लोबल में कुछ नहीं स्टोर किया हुआ, बट ग्लोबल में स्टिल 20 पड़ा हुआ है। अगर ये फंक्शन पहले एग्जीक्यूट कर जाता है मेन, एंड डेफिनेटली फिलहाल देखा जाए तो मेन पहले एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि हमने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया ही नहीं है। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो फंक्शन खुद ब खुद एग्जीक्यूट करेगा वो आपका मेन फंक्शन है, इसको आपका कंप्यूटर खुद एग्जीक्यूट कर देगा। ये फन वाला फंक्शन अभी मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहता, बट ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और दो कि आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है मेरा, वो ये दो तरह के वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग देना है कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। सो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने की स्टेटमेंट देख ली है। लेट्स से ये वेरिएबल मेरा नंबर 1 है। इसी तरह आप मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है कि लेट्स से एक फ्लोट ए वेरिएबल है, बी है, फिर सी है, तो ये स्टेटमेंट भी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगी और इसमें मैंने 3 फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। अच्छा, अब आपने ये ख्याल रखना है
कि जब आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है तो अब आपने इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है, और अब जिस नाम से आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं आप उनको उसी नाम से इस्तेमाल करेंगे। यानी अब इस्तेमाल से क्या मुराद है कि मैंने ए में इनपुट करवानी है या ए में कोई वैल्यू असाइन करनी है, सो अब मैं कर सकता हूँ, लेकिन जिस नाम से डिक्लेयर किया मैंने उस नाम से मैंने इसको इस्तेमाल करना है, और ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने कैपिटल स्पेलिंग यूज़ किए हैं तो वेरिएबल को आप कैपिटल स्पेलिंग से इस्तेमाल करेंगे, लोअर स्पेलिंग इस्तेमाल किए तो आप लोअर के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अच्छा, दूसरा हमारे पास कांस्टेंट स्टेटमेंट आ जाती हैं। सो कांस्टेंट, देखिए वेरिएबल आप डिक्लेयर करके छोड़ सकते हैं और बाद में आप उनमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें डिक्लेरेशन और स्टोरेज का काम एक साथ होगा। यानी कांस्टेंट ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिक्लेयर करके छोड़ दें और आप कहें कि मैं बाद में इसमें वैल्यू स्टोर करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब भी आप एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे आपने उसमें वैल्यू स्टोर कर देनी है, और वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप ए में चाहें तो यहाँ पे 10 स्टोर कर लें, और फिर आप ए में चाहें तो 30 स्टोर कर लें, सो दैट्स फेयर कि आपने एक वैल्यू स्टोर किया और फिर आपने एक नई वैल्यू स्टोर कर दिया, क्योंकि ए जो था वो एक वेरिएबल था। बट अगर आपने कांस्टेंट क्रिएट कर दिया तो आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो उसकी स्टेटमेंट कैसे आएगी? कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के C++ में 2 मेथड हैं। एक तो आप कॉन्स्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करें, उसके बाद आप ये डेटा टाइप बताएंगे। जैसे कि लेट से मैंने एक डेटा टाइप बता दी कि मेरे पास जो कांस्टेंट का नाम है वो पाई है, सॉरी डेटा टाइप इसकी लेट से मेरे पास फ्लोट है, और कांस्टेंट का कोई भी नाम रख सकते हैं आप। लेट से मैं पाई क्रिएट कर रहा हूँ तो ये पाई है, और पाई की मैंने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर दी है। अब लेट से मैंने यहाँ पे 10 को पाई से मल्टीप्लाई करना था, तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय पाई के नाम से, ठीक है। यानी अब ए में जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 क्रॉस पाई के साथ आ जाएगी, तो अब इस कांस्टेंट को मैं ऑनवर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ पाई। एक मेथड ये है, और एक मेथड ये है कि आप यहाँ पे डिफाइन के साथ आप डिफाइन को इस्तेमाल करें, और उसके बाद आप कांस्टेंट का सिर्फ नाम दें और फिर आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर दें। तो मैं यहाँ पे या लेट से यहाँ पे कांस्टेंट में साइज इज इक्वल टू 10, ठीक हो गया। सो ये भी मैंने क्या किया, ये मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन किया है, कांस्टेंट का नाम साइज है, और कांस्टेंट के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 10 पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो एक प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस ये है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो नॉर्मली लोअर केस में होते हैं, या वो मिक्स ऑफ लोअर एंड अपर केस होते हैं। लेकिन जब आप कांस्टेंट क्रिएट करते हैं तो कांस्टेंट को यूजुअली आप हमेशा कैपिटल वेरिएबल नेमिंग देते हैं, यानी आप जो भी स्पेलिंग यूज़ करेंगे आप उसके कैपिटल रखेंगे। अच्छा, अब इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल्स में डिफाइन है, ये कोई रूल बुक नहीं है, बट जनरली प्रोग्रामर की प्रैक्टिस है कि वो थोड़ा इस तरह से भी डिफरेंशिएट करता है कांस्टेंट और वेरिएबल को, कि कांस्टेंट को हमेशा वो कैपिटल डिफाइन करेगा और जो वेरिएबल्स हैं उनको वो नॉर्मली लोअर केस में डिफाइन करता है। सो आप भी कोशिश करें कि प्रैक्टिस इसको लाजमी कंटिन्यू करें प्रोग्रामर्स की, क्योंकि वो फिर आपकी हैबिट्स बन जाती हैं और फिर कोड लिखे हुए से ही पता चलता है कि आप कितने अच्छे प्रोग्रामर हैं। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, हम आगे जाके देखेंगे भी सही, हम आगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि सबसे पहला काम हम यही करते हैं, हम सबसे पहले वेरिएबल्स या कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और फिर हम उन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आगे जाके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो ये हमारी पहली स्टेटमेंट्स आ गई जिसमें हमने वेरिएबल या कांस्टेंट की डिक्लेरेशन देख लिया है, यानी हमने उनको डिफाइन कैसे करना है। उसके बाद यूजुअली जो सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं वो इनपुट की स्टेटमेंट्स होती है। डेफिनेटली अगर आपने वेरिएबल क्रिएट किया है तो अब आपने यूज़र से इनपुट करवानी है। आपका हर प्रोग्राम यही काम करता है कि वो यूज़र से इनपुट करवाता है, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट कैलकुलेट करके देता है। सो पहले काम जो आपने इनपुट करवाना है उसके लिए आपको वेरिएबल रिक्वायर्ड थे, तो आपने वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर ली है। अब जब आपके वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं तो अब आप इस स्टेज तक आ गए हैं कि अब आप यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं, तो अब आप इनपुट करवाएंगे। और आपको पता है कि इनपुट के लिए हम जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो सी इन है, और सी इन को इस्तेमाल करने का तरीकेकार ये है कि आपने सी इन लिखना है, उसके बाद ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करने हैं, और फिर उसके बाद आपने एक वेरिएबल का नाम लिखना है। अब ये वेरिएबल का पहले क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा तो आप उसमें इनपुट नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर 1 के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसमें इनपुट करवा सकता हूँ। और जब भी हम इनपुट करवाते हैं तो उसमें हम एक और चीज़ भी लाजमी फॉलो करते हैं कि हम यूज़र को मैसेज प्रॉम्प्ट करवाते हैं, और ये मैसेज प्रॉम्प्ट करवाने का पर्पज़ ये है कि यूज़र को इंस्ट्रक्शन देना कि उसने क्या काम करना है। सो लेट्स से अगर यूज़र से इनपुट करवानी है तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल है, तो कंसोल में जब तक यूज़र को बताएंगे नहीं, यूज़र ब्लैक स्क्रीन को बैठ के देखता रहेगा कि करना क्या है। सो हम यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज देते हैं कि वो कोई नंबर एंटर करे, और मैसेज को फॉर्मेट करने के लिए हमने यहाँ पे हैंडल इस्तेमाल किया। सो यूजुअली ये एक प्रैक्टिस है कि हम कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग में यूज़र को प्रॉम्प्ट मैसेज प्रॉम्प्ट करवाते हैं, और फिर यूज़र वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो हमारा मैसेज होता है उसके अकॉर्डिंगली। एक्चुअली जो इनपुट की स्टेटमेंट है वो सिर्फ सीन है, बट ये सी आउट जो है ये इनपुट की स्टेटमेंट नहीं है, ये आउटपुट की स्टेटमेंट है जिसमें फिलहाल हमने एक मैसेज प्रॉम्प्ट करवाया हुआ है। सो इसी तरह हम मल्टीपल इनपुट्स भी एक साथ करवा सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 में इनपुट करवानी है, फिर हमने ए में इनपुट करवानी है, फिर हमने बी में इनपुट करवानी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर आप उनमें एक साथ इनपुट करवाना चाहते हैं तो आप एक साथ भी इनपुट करवा सकते हैं, आप 1 बाय 1 करके भी इनपुट करवा सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इनपुट्स रिट्रीव करनी है। सो ये हमारे पास इनपुट की स्टेटमेंट्स भी हो गई हैं और हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो गई है। सो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, इनपुट आ गई है। अब इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक चीज़ जो हमने करनी है वो हमने
उस इनपुट डाटा को प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करने वाली स्टेटमेंट्स को हम नॉर्मली कहते हैं कंप्यूटेशन स्टेटमेंट्स या कंप्यूटेशनल स्टेटमेंट्स है हमारी ये। अब हमने दरमियान में कोई ऐसी स्टेटमेंट्स बनानी है जो उस इनपुट के डाटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको एक आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर दें। अब जब हम कंप्यूटेशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे किसी भी प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे कोई C++ की बात नहीं हो रही है, आप ये सब के ऊपर कॉमन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। सबसे पहले आती हैं सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं। यानी हमने कोई एक्सप्रेशन बनाया है और उस एक्सप्रेशन के अंदर हमने कोई मैथ के ऑपरेटर इस्तेमाल किए, जैसे मैंने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, इंटीजर डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन या असाइनमेंट का कोई ऑपरेटर इस्तेमाल किया, या मैंने कोई कंपाउंड असाइनमेंट का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। सो जितनी भी आपकी वो वाली स्टेटमेंट्स जो इन ऑपरेटर के साथ मिलकर बन रही होंगी, उन सारी स्टेटमेंट्स को हम सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स डेफिनेटली एक तो कोई कंप्यूटेशंस कर रही हैं और कोई रिजल्ट कैलकुलेट कर रही हैं। जैसे हम आगे जाके देखेंगे कि आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम सारी सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स ही देखेंगे कि किस तरह की कंप्यूटेशंस कर सकती हैं। अच्छा, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप इनके अलावा कोई ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते C++ के अंदर। सपोज कि अगर आपसे कहा जाता है कि जी अगर आपने a की पावर b कैलकुलेट करना है, सो a की पावर b कैलकुलेट करने के लिए आपने इन्हीं सारी स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करना है, यानी या आप इन्हीं सारी ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे, आप इसके अलावा कोई ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं C++ के अंदर। सो कहने का मकसद ये है कि जब आपने कंप्यूटेशन करनी है तो अब आपने स्टेटमेंट्स बनाते हुए आपने सारे सोल्यूशन ही ड्राइव करने हैं, लेकिन वो आपने उसके लिए आपको सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो आपने बनाते हुए जहन में रखना है कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो यही हैं, आप इनसे बाहर कोई और ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फिलहाल। हाँ, हम बाद में देखेंगे कि बिल्ट इन लाइब्रेरीज भी होती हैं, हम उनको इस्तेमाल करके कुछ प्रॉब्लम्स डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल हम बिल्ट इन लाइब्रेरीज पे नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास एक सेकंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएंगी आगे जाके, उन स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। जब हम सिक्वेंशियल स्टेटमेंट से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से सॉल्व नहीं होते। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, या यूँ कह लें कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं और हमने किसी एक चॉइस के ऊपर मूव करना होता है। सो इन ऑपरेटर को इस्तेमाल करके हम उन चॉइसेस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमें एक और तरह की स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, उन्हें हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स या जो टूल मौजूद हैं वो एक तो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, हम उनको इस्तेमाल करना सीखेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हम इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे, और ये हमें C++ में या किसी भी लैंग्वेज के अंदर फिर मिल जाएंगे। फिर आगे जाके हम ये देखेंगे कि सारे प्रॉब्लम्स ब्रांचिंग से सॉल्व नहीं होते, सारे सिक्वेंशियल से सॉल्व नहीं होते। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं आइटरेटिव नेचर के अंदर, यानी आपने एक स्टेटमेंट लिखी है, सपोज किया, वो स्टेटमेंट एक दफ़ा चलती है, सोल्यूशन नहीं आता, तो आपको स्टेटमेंट को बार बार चलाना है। तो अब बार बार स्टेटमेंट चलाने के लिए क्या लॉजिक आप अप्लाई करेंगे कि स्टेटमेंट लिखी हुई एक दफ़ा है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये एक दफ़ा नहीं चले, ये बार बार चले, तो उसके लिए फिर आप आइटरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और आइटरेटिव स्टेटमेंट के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास लूप्स अवेलेबल हैं, आप लूप को इस्तेमाल करके आइटरेटिव स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। सो अब अगर हम डिफरेंशिएट करें इन तीनों तरह की स्टेटमेंट्स के अंदर, तो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपने मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए, और ये स्टेटमेंट्स आपकी यूजुअली वन टाइम एग्जीक्यूट करेंगी और लाजमी एग्जीक्यूट करेंगी। यानी अगर आपकी कोई स्टेटमेंट सिक्वेंशियल है तो ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे और वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट ना करे, तो वन टाइम एग्जीक्यूट होंगी और लाजमी एग्जीक्यूट होंगी। ब्रांचिंग स्टेटमेंट आपकी ऐसी स्टेटमेंट है जो पॉसिबल है एग्जीक्यूट करे, पॉसिबल है एग्जीक्यूट ना करे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चॉइस है कि लेट्स से कि अगर फलां कंडीशन है तो आप ये कर लें, अगर वो कंडीशन नहीं है तो आप ये ना करें। लेट्स से कि अगर आपने हमारे इन्वर्टर के अंदर जो है वो हमने कोई टेम्परेचर सेट किया हुआ है और उसके अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है जो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है टेम्परेचर को, और हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है इन्वर्टर के ऊपर 24 का। सो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक पीछे प्रोग्राम चल रहा है जो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है, और उसके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट है ऑन की और एक स्टेटमेंट है ऑफ की। सो सपोज किया कि हमारे AC इन्वर्टर के अंदर दो स्टेटमेंट हैं, और एक स्टेटमेंट ऑन की है और एक स्टेटमेंट जो है वो ऑफ की है। अब ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ कभी एग्जीक्यूट नहीं करती हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है, और वो डिपेंड करता है खास कंडीशन के ऊपर। वो कंडीशन क्या है कि आपने टेम्परेचर क्या सेट किया हुआ है और रूम का टेम्परेचर क्या है। सो लेट्स से अगर आपने रूम का टेम्परेचर जो है वो 24 सेट किया हुआ है, तो आपका जो आउटर या इन्वर्टर है वो कंटिन्यूसली कूलिंग करता रहेगा, यानी उसकी स्टेट क्या रहेगी, उसकी स्टेट जो है वो ऑन रहेगी। और जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर 24 मेंटेन हो जाएगा या 24 से कम हो जाएगा, तो वो इस स्टेटमेंट को नहीं एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो जिस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा वो ऑफ की है। सो यानी इधर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही है, इधर आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही है, और यही ब्रांचिंग है। सो आइटरेटिव में क्या होता है, आपने कोई एक स्टेटमेंट लिखी हुई है और तो वो स्टेटमेंट आपकी पॉसिबल है एक दफ़ा एग्जीक्यूट करे, पॉसिबल है एग्जीक्यूट ना करे, पॉसिबल है बहुत दफ़ा एग्जीक्यूट करे। सो लूप का मतलब ये है कि नहीं भी एग्जीक्यूट कर सकती, एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट कर सकती है और बहुत दफ़ा भी एग्जीक्यूट कर सकती है, यानी ऊपर वाले दोनों केसेस भी आ सकते हैं और एक थर्ड केस भी है कि बहुत दफ़ा एग्जीक्यूट कर सकती है। सो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे पास इन तीनों तरह की स्टेटमेंट के अंदर, और हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे जाके। सो लास्टली जब हम अपनी कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर लेंगे तो हमारी कंप्यूटेशंस में ज़रूरी नहीं है कि कोई एक तरह की स्टेटमेंट्स हो, पॉसिबल है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर तीनों तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यानी सिक्वेंशियल भी हैं, ब्रांचिंग भी हैं और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी हैं। पॉसिबल है कि खाली सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पॉसिबल है कि लूप के साथ सारा प्रोग्राम हो रहा है। सो व्हाटएवर द मेथड हमने जैसे भी
आउटपुट कैलकुलेट कर ली है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, या स्टेटमेंट्स हमने लिख लिया है, तो डेफिनेटली हमने कोई ना कोई आउटपुट लाजमी कैलकुलेट की होगी। अब उस आउटपुट को डिस्प्ले करना है, तो उस आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट होगी, और आउटपुट स्टेटमेंट हम सी आउट के साथ लिखते हैं, और हम इसको काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं कि हमने C++ में सी आउट कैसे करना है। सो बेसिकली सी आउट हम 2-3 तरह से कर सकते हैं। एक सी आउट ऐसा होता है जिसमें हमने कुछ कंप्यूट नहीं किया, हमारे पास कोई आउटपुट ऐसी नहीं है जो हमने कैलकुलेट किया है, बट मेरे पास एक मैसेज है और वो मैसेज मैंने डिस्प्ले करवाना है। सो ये मेरा वो मैसेज है। सो ये आउटपुट स्टेटमेंट है, इसमें मैंने कुछ भी कंप्यूट नहीं किया होगा। फिर एक आउटपुट स्टेटमेंट ये हो सकती है कि मैंने ए की वैल्यू कैलकुलेट की है, जैसे सपोज किया ये ए की वैल्यू कैलकुलेट की है मैंने, 10 को पाई से मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू आ गई, मैंने इस ए की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे सी आउट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। फिर ये सी आउट ऐसे भी आ सकता है कि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ ए में पड़ा हुआ है उसको फिर -50 कर दें आप। सो अब क्या होगा, क्या स्क्रीन पे सी आउट होगा, ए की वैल्यू में से पहले 50 को माइनस किया जाएगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। सो इस तरह करके ये मैंने तीनों आउटपुट की स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं और तीनों डिफरेंट तरह से इस्तेमाल की हुई हैं। आप इनको मिला के भी लिख सकते हैं। सपोज कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक मैसेज भी दिखाऊँ और ए की वैल्यू भी दिखाऊँ, तो पहले मैं मैसेज दिखा देता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज़ इक्वल टू, और फिर मैं वेरिएबल प्लेस करूँगा, दरमियान में सेपरेटर लगाऊंगा मैं इंजर्शन ऑपरेटर का। सो ये जो ऑपरेटर है इसे हम इंजर्शन ऑपरेटर कहते हैं। होपफुली अब आप क्लियर होंगे कि आप कितनी तरह की स्टेटमेंट्स फेस करेंगे जब भी आप C++ में प्रोग्राम बनाएंगे, और इससे बाहर फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। इवन दो कि अगर आप बाकी लैंग्वेजेस में भी जाएंगे तो आप इन्हीं तरह की स्टेटमेंट्स को डील कर रहे होंगे, ऑल दो कि आपके ऑपरेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट स्टेटमेंट्स की आपके पास यही टाइप्स हैं सारी लैंग्वेजेस के अंदर। अब हम आज के लेक्चर में पर्टिकुलरली देखेंगे कि जब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगा तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मैं फिलहाल सिर्फ सिक्वेंशियल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करूंगा जिसके अगेंस्ट हमें सिर्फ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स लिखनी पड़े। अच्छा, प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले हम थोड़ा सा बुक को देख लेते हैं कि बुक के अंदर हमने क्या क्या कंटेंट कवर किया है। तो अगर आप बुक के अंदर देखें तो ये आपका लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और एक्सप्रेशन से ही हम आगे स्टेटमेंट्स के ऊपर मूव करेंगे। तो ये स्टेटमेंट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, उसके अंदर फिर सबसे पहले डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स आ जाती हैं हमारे पास, और मैं बता चुका हूँ कि डिक्लेरेशन से क्या मुराद है। फिर ये वेरिएबल डिक्लेरेशन आपके पास है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। सिंगल डिक्लेरेशन हो सकती है, जैसे देखें ये 3 डिफरेंट तरह के वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। मल्टीपल डिक्लेरेशन भी हो सकती है, जैसे देखें आपने बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर कर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ डिक्लेयर किया गया, फिर 2 वेरिएबल्स को। अच्छा, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद एक और स्टेप भी होता है जिसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं, यानी हम वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और ये दोनों स्टेप आप इकट्ठे भी कर सकते हैं। यानी एक चीज़ ये भी होती है कि लेट्स से जैसे कि यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल चाहिए था, सो वेरिएबल है फ्लोट ऑफ रेडियस, और मैंने इसमें वैल्यू भी साथ ही असाइन करनी है, तो मैं साथ ही वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। जब आप किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो कहलाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब अगर आपके पास वैल्यू पहले से मौजूद है, आपने इनपुट नहीं करवानी है, तो आप ये दोनों काम इकट्ठे भी कर सकते हैं। सो ये वो बता रहा है आपको कि आप इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक साथ भी कर सकते हैं। ये करके भी दिखाई हुई है उसने ना। फर्स्ट में पहली वैल्यू 0 है, एवरेज में 0.0 है, मीन में 0 है, और करैक्टर में भी उसने एक वैल्यू स्टोर कर दी है। फिर ग्लोबल वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है, लोकल वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट डिक्लेरेशन कैसे होती है, ये उसने करके दिखाई हुई है। और जैसा कि मैं आपको बात बता रहा था कि एक चीज़ होती है प्रैक्टिस, तो आप देखें कांस्टेंट हमेशा कैपिटल के साथ हैं। सो फुट टू इंच 12 टैक्स रेट 8.5 पाई की बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको उसने कांस्टेंट में स्टोर किया हुआ है। और जहाँ जहाँ आप वेरिएबल देखेंगे वो सारे लोअर केस में है। सो ये वो चीज़ है जो प्रैक्टिस में है, जो आपको बुक्स में मिलेगी। अगर आप कोई ऑनलाइन कोड देखेंगे किसी अच्छे डेवलपर का लिखा हुआ, या आपको वहाँ पे भी ये चीज़ ऐसी ही मिलेगी। सो उसके बाद आपकी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जिनके अंदर आपने कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए हुए हैं, और ये अब हम प्रोग्राम के थ्रू देख लेंगे इसको कि हमने एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कैसे बनानी है। कुछ नल स्टेटमेंट्स भी होती हैं जिसके अंदर आपने कुछ कोई पर्टिकुलर आपने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया होता, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। कंपाउंड से रिटर्न स्टेटमेंट है, हम लिख रहे हैं, जैसे रिटर्न 0 हम लिख रहे हैं फिलहाल। सो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ये बुक में भी मौजूद है, मैं भी आपको इनके बारे में बता चुका हूँ। और जब आप ये स्टेटमेंट्स की टाइप्स पढ़ लेंगे, एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे, तो अब आप किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए रेडी हैं। अब प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। आप स्ट्रक्चर से फेमिलियर हो चुके हैं, आपको स्टेटमेंट्स का पता है, वेरिएबल का पता है, एक्सप्रेशन का पता है, आपको इनपुट्स और आउटपुट स्टेटमेंट्स का पता है, तो अब आपने प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो प्रोग्राम डिज़ाइन करने से क्या मुराद है कि यूज़र आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता है और आपसे कहता है कि आप इसका प्रोग्राम बना के दें। यानी आपके पास जो चीज़ आ रही है, आपके पास आ रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम, और आपने उस प्रॉब्लम का डिज़ाइन करके देना है सोल्यूशन। बट आपने सोल्यूशन कैसे डिज़ाइन करके देना है, आपने इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम आपने उसको डिज़ाइन करके देना है कि आपने उसका किसी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना के देना है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना या प्रॉब्लम को डिज़ाइन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो स्टेप कुछ इस तरह से हैं कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगा तो आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है, या आप किसी प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अगर एक सामने आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आया हुआ है तो आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे सा प्रॉब्लम के अंदर, और अगर आपके सामने एक स्मॉल प्रॉब्लम है तो फिर आप ने एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का तरीकेकार ये है कि आप
सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपके इस प्रॉब्लम के अंदर क्या चीज़ आपके पास आ रही है और क्या चीज़ आपने प्रोड्यूस करके देनी है, यानी इनपुट पे क्या आएगा और आपने आउटपुट क्या कैलकुलेट करके देनी है। तो इन दोनों चीज़ों को आप पहले निकाल लें आप, और इनके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल उनके सोचने के इस तरह से वेरिएबल्स बन जाएंगे। फिर आप दरमियान वाला प्रोसेस सोचें कि इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस मुझे अप्लाई करना पड़ेगा और मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। सपोज कि अगर एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है तो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके अलावा कोई रिसोर्स नहीं है। सो कौन से रिसोर्सेज को अप्लाई करके मैं सोल्यूशन को निकाल सकता हूँ। सो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी सबसे पहले आपने इनपुट्स एंड आउटपुट्स निकालनी है स्टेटमेंट में से, और फिर दरमियान वाला प्रोसेस आपने सोचना है और फिर अवेलेबल रिसोर्सेज को सामने रख के आपने सोचना है। सो जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो सेकेंडली अब आपने ये नहीं कि अब आपने इसके प्रोग्राम पे मूव कर जाना है, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे। सो जब तक आपका एल्गोरिदम नहीं बनेगा तब तक आप सोल्यूशन डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। अनटिल अनलेस आपका प्रॉब्लम इतना सिंपल है कि आपको पहले से ही सोल्यूशन उसका पता है और आप उसको कोड करना चाहते हैं तो आप कोड कर ले, बट अदरवाइज स्टेप्स ये हैं कि पहले आप उसका एल्गोरिदम डेवलप करें। जब एल्गोरिदम बन जाएगा तो एल्गोरिदम में भी स्टेप्स होंगे। लेट्स से वहाँ पे आपने इंग्लिश में लिखा होगा कि इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी, और फिर ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, और फिर आप कहेंगे कि जी ये आउटपुट आ गया है। सो वहाँ पे जेनेरिक स्टेटमेंट्स होंगी, इंग्लिश डिस्क्रिप्शंस के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, और जब आपकी वो स्टेटमेंट्स बन जाएंगी और वो आप उस पर कॉन्फिडेंट होंगे कि मेरी ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है और ये अगर मैं इनको टेस्ट करता हूँ, इनको कोई डाटा देके तो ये सही आउटपुट लेके आ रही हैं, तो फिर आप उसको एक कोड में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये 3 स्टेप्स अब आपने आइटरेटिवली अप्लाई करने हैं हर प्रॉब्लम के अंदर, और आप इनको बाईपास नहीं करेंगे। अगर आप इनको बाईपास करके आप हिच एंड ट्राई वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे तो ये मेथड आप प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं चलेगा। यानी हिच एंड ट्राई ये होता है कि आपने सोल्यूशन नहीं बनाया ना, आपको पता है, बट आप कहते हैं कि मैं स्टेटमेंट्स बना के देखता हूँ, चला के देखता हूँ कि क्या जवाब आउटपुट आता है। आउटपुट नहीं आएगी तो मैं दोबारा स्टेटमेंट्स को बैठ के मॉडिफाई कर लूँगा, ऐसे नहीं चलता। सो पहले आपने अपने एल्गोरिदम को इंश्योर करना है कि ये ठीक काम कर रहा है, और आपने इसको लॉजिकली बैठ के सोचना है कि ये ठीक काम कर रहा है, फिर आप उसके कोड में लेके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोड में सिंटैक्स एरर आ जाएंगे, आप उनको फिक्स कर लेंगे, बट एटलीस्ट आपके पास लॉजिकल एरर नहीं आएंगे। एंड डेफिनेटली हम अभी इन तीनों स्टेप्स को वन बाय वन परफॉर्म करके भी देखेंगे। सो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बहुत जेनेरिक किस्म की हैं, मैंने कुछ बुक में से ली हैं, कुछ मैंने खुद से यहाँ पे बनाई हैं, और हम देखते हैं कि इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का हम एक प्रोग्राम के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो मैंने स्टार्ट किया बहुत ही सिंपल और बेसिक सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, और पहली स्टेटमेंट ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स, मेंशन नहीं है कौन से नंबर्स हैं, बट मैंने इनको जेनेरिक रखा है, एंड डिस्प्ले द एवरेज ऑफ द नंबर्स। सो अब पहला काम क्या है कि इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। सो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके अंदर से 2 चीज़ें निकालेंगे। पहली चीज़, इनपुट्स क्या हैं, यूज़र की तरफ से क्या चीज़ आएगी। सो अगर आप स्टेटमेंट में देखें तो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो इस प्रोग्राम की इनपुट है 3 नंबर्स, आपको इनपुट के ऊपर 3 नंबर्स मिलेंगे। सो यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो इनपुट के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए वो 3 चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें ये निकालनी है कि जो डाटा इनपुट के ऊपर आएगा वो किस नेचर का होगा। सो यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि वो फ्लोट वैल्यूज़ होंगी, वो कोई डेसिमल या कोई इंटीजर वैल्यूज़ होंगी। सो इसका मतलब ये है कि हम इस पॉइंट को यहाँ पे खुद से अज्यूम कर सकते हैं कि 3 नंबर्स आएंगे, और नंबर्स इंटीजर में भी हो सकते हैं और फ्लोट में भी हो सकते हैं, यानी डेसिमल में भी हो सकते हैं। सो लेट्स से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नंबर जो है वो इंटीजर या डेसिमल किसी में भी आ सकता है। तो अब 3 वेरिएबल्स चाहिए, तो मुझे कौन सी डेटा टाइप के साथ जाना चाहिए जिसमें इंटीजर और डेसिमल दोनों स्टोर हो जाए। मैं फ्लोट के साथ जाऊँगा या मैं डबल के साथ जाऊँगा, क्योंकि डबल के अंदर अगर यूज़र इंटीजर स्टोर करेगा तो वो भी स्टोर हो जाएगा, और डबल स्टोर करेगा तो वो भी स्टोर हो जाएगा। सपोज किया मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं यहाँ पे, एक वेरिएबल ए के नाम से, एक बी के नाम से और एक सी के नाम से, और तीनों फ्लोट टाइप के हैं। सो यूज़र अगर इंटीजर इनपुट करता है 10, 20 और 30, तो स्टोर हो जाएगा 10.0, 20.0 एंड 30.0, विच इज़ अ वैलिड नंबर के 10 और 10.0 सेम नंबर है। हाँ, अगर मैं इंटीजर क्रिएट करता हूँ लाइक ए बी सी इंटीजर में है और यूज़र फ्लोट वैल्यूज़ देता है, तो आपको पता है कि वो टाइप कास्टिंग हो जाएगी और फ्लोट के बाद वाली वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएंगी, जिससे क्या होगा, यूज़र नंबर कुछ और इनपुट करेगा लेकिन उसका आंसर एट द एंड एवरेज में सही निकल के नहीं आएगा, क्योंकि आपने डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया है। खैर, सो यहाँ पे पहली चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इनपुट्स के ऊपर क्या आएगा, 3 नंबर्स आएंगे। हमने क्या कैलकुलेट करके देना है, हमने कैलकुलेट करके देना है एक एवरेज नंबर उन 3 वैल्यूज़ का, तो ये एक सिंगल वैल्यू होगी। सो 3 नंबर की एवरेज वैल्यू एक सिंगल आउटपुट है, तो इसका मतलब है कि 3 वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी इनपुट के ऊपर और मुझे एक आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। और अब दरमियान में मुझे ये प्रोसेस ढूंढना है कि इस इनपुट को मैं उस आउटपुट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अब मुझे ये सोचना है कि ये इनपुट आउटपुट में कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, तो डेफिनेटली ये बहुत ईजीएस्ट प्रॉब्लम है, और मुझे पता है कि मेरे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे ऑपरेटर मौजूद हैं। तो इस प्रॉब्लम्स के लिए मुझे 2 तरह के ऑपरेटर्स चाहिए। मैं इन तीनों नंबर को पहले प्लस करूँगा, और प्लस करने के बाद मैं इन तीनों नंबर्स का जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा, सपोज किया ये मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, और मैं इस रिजल्ट को डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो मेरे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये दरमियान में प्रोसेस मैंने सोचा कि 3 नंबर्स को मैंने आउटपुट में कैसे ट्रांसफॉर्म करूँगा, तो मुझे प्लस और इक्वल टू इनफ होंगे फिलहाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम इसका एल्गोरिथम बनाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि प्रॉब्लम है क्या। सो अब इसका एल्गोरिथम बनाने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे नोट पैड को ओपन कर लेते हैं। सो हर एल्गोरिथम के अंदर हम एक नंबरिंग देते हैं, और पहला स्टेप होता है स्टार्ट का।
सो मैं इसका ठीक हो गया। सो दूसरा स्टेप्स है, मैंने यहाँ पे इनपुट करवाने हैं 3 नंबर्स। सो इनपुट 3 नंबर्स, ये दूसरा स्टेप होगा, और मैं उन नंबर्स को फिलहाल वेरिएबल्स n1 n2 और n3 का नाम दे देता हूँ। आप इसको a b c नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 कुछ मर्जी दे लें, बट यहाँ पे ये वाला स्टेप ये बता रहा है कि आपने पहला काम ये करना है, क्योंकि एल्गोरिदम के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ इनपुट बतानी है, प्रोसेस बताना है और आउटपुट बताना है। हाँ, जब आप प्रोग्राम में जाएंगे तो फिर आपको बाकी सारी चीज़ें सोचना होंगी। तो एल्गोरिदम में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट से नहीं सोच रहे हैं, आप जेनेरिक सोल्यूशन बना रहे हैं। अब थर्ड स्टेप क्या आएगा, सबसे पहले मुझे इसका सम कैलकुलेट करना है, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पहले सम चाहिए। तो अब आपके पास जो चीज़ मौजूद है वो n1 n2 प्लस n3 है। सो ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। अब मैं इसकी एवरेज कंप्यूट कर सकता हूँ, विच इज़ एवरेज इज इक्वल टू सम बाय 3 करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, और फिर जो भी हमारे पास एवरेज आएगी हम उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे, और फिर ये हमारा एल्गोरिदम एंड कर जाएगा। सो ये आपके सामने एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है। आप एल्गोरिदम के अंदर इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आप इसको और भी सिंपल बना सकते हैं जैसे आपका दिल करे, बट काइंड ऑफ हर स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है, और कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है कि जिसको मजीद सॉल्व करने के लिए सोचना पड़े। अब ये बड़ा प्रीटी मच क्लियर कि आपने हर स्टेप में क्या करना है। अब हम इसका प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। सो प्रोग्राम क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट को लिखना है। तो इस स्टेटमेंट के लिए हमें पहले तो 3 वेरिएबल्स चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कोड डिलीट कर देता हूँ। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास रह गया है, बाकी सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया। सो 3 नंबर इनपुट करवाने के लिए 3 वेरिएबल्स, सो फ्लोट n1 n2 n3, ठीक हो गया। ये मेरे इनपुट के वेरिएबल्स आ गए हैं। उसके अलावा मुझे एक और 2 वेरिएबल्स और चाहिए, एक सम का और एक एवरेज का। तो मैं इन वेरिएबल्स को भी साथ ही क्रिएट कर देता हूँ, फ्लोट सम कॉमा एवरेज। अच्छा, अब ये 5 के 5 वेरिएबल एक साथ भी क्रिएट हो सकते थे, लेकिन मैंने ज़रा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि इनपुट्स के अलग वेरिएबल रखे मैंने और आउटपुट्स के लिए अलग वेरिएबल्स रखे हैं, ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं कि वो यूज़र देगा और ये मैंने खुद कैलकुलेट करने हैं। सो आपके एल्गोरिदम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे आप सबसे पहले उनको डिक्लेयर कर लेंगे। अब आपने इसको एग्जीक्यूट जरूरी नहीं, आपने इसको फॉलो करना है। आपको पता है कि इतने वेरिएबल्स आने हैं और पहली स्टेटमेंट्स वेरिएबल डिक्लेरेशंस की होती हैं, तो आपने वो सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब जब सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं, अब आपने इस स्टेटमेंट के अंदर एक चीज़ अभी भी बाकी है कि आपने इनपुट्स नहीं करवाई हैं। तो अब आपने इनपुट्स करवानी है। सो इनपुट करवाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सी इन इस्तेमाल करते हैं, n1 n2 n3। सो ये 3 वेरिएबल्स में आप इस तरह से इनपुट करवा सकते हैं, और इनपुट करवाने के लिए पहले आप यूज़र को मैसेज भी देंगे एंटर 3 नंबर्स, और यहाँ पे हम यूज़र को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रहे हैं कि वो किस तरह के नंबर एंटर करेगा। वो चाहे तो डेसिमल नंबर एंटर कर ले, चाहे तो वो इंटीजर नंबर एंटर करे, फ्लोट दोनों को हैंडल कर लेगा। ठीक हो गया। सो यहाँ तक हमारी इनपुट्स कंप्लीट हो गई हैं, यानी अगर आप देखें तो ये पहली स्टेटमेंट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 3 नंबर इनपुट आ चुके हैं। अब हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं, और सम हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। सो सम इज इक्वल टू, अब हमने एक्सप्रेशन बनाना है, और एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमारे पास मैथ के ऑपरेटर मौजूद है, और ये हमारी कंप्यूटेशनल स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमने असाइनमेंट का और हमने प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। सो ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी जिसमें हमने सम कैलकुलेट कर लिया। अब अगली स्टेटमेंट क्या है कि हमने एवरेज कंप्यूट करना है। सो हम एवरेज का वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, अब इसी वेरिएबल को हमने इस्तेमाल करना है, सम डिवाइडेड बाय 3 और फिर टर्मिनेशन। ठीक हो गया। सो यहाँ तक आउटपुट कैलकुलेट कर ली हमने। अब इस आउटपुट को स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले करना है, यानी वैल्यू ऑफ एवरेज हमने डिस्प्ले करनी है। तो हम सी आउट इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे पहले मैसेज दे देते हैं हम, जैसे भी बना दें आप, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू, यहाँ पे एवरेज का वेरिएबल आ जाएगा, और फिर लाइन ब्रेक करने के लिए हम दोबारा से एंटर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक हो गया। सो ये हमने एक कंप्लीट प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया। अब हमने इस प्रोग्राम को टेस्ट करना है कि क्या ये सही एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। डेफिनेटली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है। सो प्रॉम्प्ट हो रहा है मैसेज, 3 नंबर एंटर करने हैं हमने। सो 12 13 एंड 14। सो मैं इंटीजर नंबर एंटर कर रहा हूँ, और इसकी एवरेज 13 बनती है, और यहाँ पे मेरे पास ये एवरेज कंप्यूट होकर आ गया है। प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, और अब हम फ्लोट वैल्यूज़ दे लेते हैं। सॉरी, मैंने कुछ टाइप कर दिया लगता है यहाँ पे ना, एफ। प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, और अब हम 23.50 फ्लोट नंबर, 40.12 और 56.89। ठीक है। सो इसकी एवरेज जो बनती है वो 40.17 बनती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें और वेरीफाई करें कि आपका प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है, दैट्स इट। सो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोग्राम की जो करेक्टनेस है वो ठीक है, और वो राइट आउटपुट दे रहा है आपको। सो ये एक प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, इसको हमने फॉलो करना है हर प्रोग्राम के अंदर। अगर आप हर प्रॉब्लम को इस तरह सोचेंगे तो हर प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व होता जाएगा। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं, और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी है। सो ये प्रॉब्लम क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इनटू अ वेरिएबल्स ए एंड बी। यानी ये भी बता दिया कि आपने कितने वेरिएबल क्रिएट करने हैं और आपने उनमें क्या स्टोर करना है। द प्रोग्राम एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ बोथ वेरिएबल। ठीक है। सो इस प्रोग्राम की इनपुट्स क्या हैं। सो मुझे ये समझ आ रहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर मेरे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल ए होगा और एक वेरिएबल बी होगा, और ये दोनों कोई नंबर्स होंगे। ठीक है। सो दैट मीन फ्लोट, इंटीजर या डबल आप डाटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट
वी गो विद अगेन फ्लोट, अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है, या हम डबल के साथ जाएंगे ताकि हम दोनों तरह के नंबर्स को अकोमोडेट कर सकें। सो ये इनपुट आ गई। अब इसकी आउटपुट क्या कैलकुलेट करनी है हमने, ये पहला पोर्शन है प्रोग्राम का, ठीक है, जिसमें हमने ये देख लिया कि हमने यूज़र से 2 नंबर इनपुट करवाने हैं और हमने एक नंबर स्टोर कर दिया कंटेंट वेरिएबल ए के अंदर और दूसरा हमने स्टोर कर दिया बी के अंदर। सो एक वैल्यू यहाँ पे मौजूद है और एक वैल्यू कोई यहाँ पे मौजूद है। द प्रोग्राम एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ बोथ वेरिएबल। सो कंटेंट क्या होता है, कंटेंट हम कहते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को, यानी हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने क्या करना है, जो वैल्यू ए में पड़ी है वो उठा के हमने बी में रख देनी है और जो वैल्यू बी में पड़ी है वो उठा के हमने ए में रख देनी है, यानी हमने इन दोनों के कंटेंट को आपस में स्वैप या एक्सचेंज कर देना है। ठीक हो गया। सो इनपुट क्लियर है कि हमने क्या करना है और आउटपुट भी क्लियर है, यानी इनपुट पे 2 वेरिएबल आएंगे और उन्हीं 2 वेरिएबल्स को या आउटपुट में इस्तेमाल करना है, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हमें इनपुट या आउटपुट के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट समटाइम ऐसा होता है कि प्रोसेस करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना पड़ जाता है। जैसे अगर आप प्रीवियस प्रोग्राम में देखें तो इनपुट पे 3 नंबर्स थे, आउटपुट में 1 नंबर था, लेकिन दरमियान में हमने एक और नंबर भी क्रिएट किया था जिसे हम सम के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पहले सम कैलकुलेट करना ज़रूरी है। सो हमने उस सम के वेरिएबल को इस्तेमाल किया टू कंप्यूट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। इसी तरह पॉसिबल है कि इसमें भी हमें कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की जरूरत पड़ जाए ताकि हम इन 2 वेरिएबल्स का कंटेंट आपस में एक्सचेंज कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है और उसके लिए हम इसका जाके एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं। सो हम एल्गोरिदम पे चलते हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका एल्गोरिदम कैसे हमारे पास बनेगा। सो पहला स्टेप हमने स्टार्ट, ठीक है। दूसरा स्टेप हमने ये किया कि हमने 2 नंबर्स इनपुट करवाए, एक को नाम दे दिया n1 का और एक को नाम दे दिया हमने n2 का। अब हमने करना ये है कि n1 की वैल्यू उठा के n2 को देनी है और n2 की वैल्यू उठा के हमने n1 को देनी है। और हमें इतना पता है कि ये काम करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर मौजूद है वो इक्वल टू का ऑपरेटर है। सो इक्वल टू के ऑपरेटर के साथ हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में जाकर स्टोर कर सकते हैं। सो अब ये काम कैसे होगा, अब इसके लिए हमें सोचना है पहले थोड़ा सा ना। सोचना कुछ ऐसे है कि लेट्स से कि मेरे पास ये देखें, ये एक मेमोरी है ए, ठीक है। सपोज किया ये n1 नहीं है, ये a है, हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये n2 नहीं है, ये b है। सो लेट्स से ये a है और ये b है और यूज़र ने यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर दिया है। तो सपोज किया कि यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किया है 10 और यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किया है 20। ये मुझे नहीं पता, लेकिन लेट्स से कि मैं सपोज कर रहा हूँ यूज़र ने इनपुट ये किया है। अब हमने इनको एक्सचेंज करना है कि जो ए में पड़ा हुआ है वो बी में चला जाए, जो बी में पड़ा हुआ है वो ए में चला जाए। सो इक्वल टू ऑपरेटर के जरिए हम वैल्यू किसी एक वेरिएबल से लेकर दूसरे वेरिएबल को दे सकते हैं। सो लेट्स से हमने इस्तेमाल कर दिया a इज इक्वल टू बी, ठीक है, ताकि जो a है उसके पास b की वैल्यू चली जाए। सो इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू बी कर रहे हैं तो b का जो 20 है वो अब यहाँ पे 10 नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है, ठीक है। सो b का कंटेंट a में आ गया। अब हमने b को a का कंटेंट देना है, तो b को a का कंटेंट कैसे देंगे हम। अब अगर आप देखें तो मैं अब अगर b इज इक्वल टू a कर दूं तो ये इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। क्यों, क्योंकि a अपना कंटेंट लॉस कर चुका है। सो a के पास जो कंटेंट था वो हम लॉस कर चुके हैं और a का कंटेंट हमारे पास सेव नहीं है। सो इस तरह से आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। अब आप अगर इसको ऐसे कर देंगे a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a, तो ये कंटेंट चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जब आपने b इज इक्वल टू a किया तो a का कंटेंट आप ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं और अब a के पास b का कंटेंट है। और अगर आप दोबारा b इज इक्वल टू a करेंगे तो b के पास घूम फिर के अपना ही कंटेंट आ जाएगा, क्योंकि a के पास किसका कंटेंट पड़ा हुआ है, b का। यानी जब मैंने a इक्वल टू b किया तो दोनों में 20 हो गया, फिर आप b इक्वल टू a करेंगे तो अब क्या होगा, ये 20 वापस उठ के वापस यहीं 20 को रिप्लेस कर देगा, तो 10 जो है वो आपने लॉस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमें दरमियान में कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए होगा कि हम क्या कर सकें। लेट्स से मैं दरमियान में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ c का। तो मैं क्या करता हूँ, पहले c इज इक्वल टू a कर देता हूँ। तो c इक्वल टू a करेंगे तो क्या होगा, जो a का कंटेंट है वो c में जाके टेम्परेरी तौर पे स्टोर हो जाएगा। अब अगर a का कंटेंट लॉस भी हो गया तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने a का कंटेंट पहले सेव कर लिया c के अंदर। अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू b करेंगे तो जो a का कंटेंट है वो b से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, b इज इक्वल टू a करना है, तो b इज इक्वल टू a की बजाय आप क्या करते हैं, b इक्वल टू आप c कर दें, क्योंकि आप c में पहले a का कंटेंट स्टोर करके बैठे हुए हैं। सो लिहाजा एक थर्ड वेरिएबल की मदद से हम इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और यही इसका एल्गोरिदम है। यस, अब हमने करना क्या है, पहले हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करना है, लेट c, और c को हमने वैल्यू दे दी n1 की, ताकि n1 अगर हमसे गुम भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, हम ऑलरेडी स्टोर करके बैठे हुए हैं उसकी वैल्यू। अब हम n1 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, n1 की वैल्यू चेंज कर दी n2 के साथ। सॉरी मेरी आदत है कॉमा लिखने की, तो वो आदत एल्गोरिदम में भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। ऑल राइट, सो c इज इक्वल टू n1, n1 इज इक्वल टू n2। अब n2 को हमने n1 की वैल्यू देनी थी और n1 की वैल्यू हमने कहाँ पे स्टोर की हुई है, c के अंदर स्टोर की हुई है, ठीक है। और अब हम मैसेज दिखा सकते हैं यहाँ पे, आप दोबारा डिस्प्ले करें वैल्यू ऑफ n1 और n2 तो ये वैल्यू आपको स्वैप होकर मिलेगी। यानी एक वैल्यू आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दें पहले n1 n2 की, वो कुछ होगी इनपुट करवाने के बाद, और फिर एक आप स्वैप करने के बाद कर दें तो वो वैल्यू एक्सचेंज होकर नजर आनी चाहिए यूज़र को स्क्रीन के ऊपर। लिहाजा ये हमारा यहाँ पे एल्गोरिदम जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अब इस एल्गोरिदम के लिए कितने वेरिएबल्स चाहिए, n1 n2 और c वेरिएबल चाहिए। सो अब हम यहाँ पे दोबारा जाके वेरिएबल्स चेंज कर लेते हैं।
ये n1 n2 वेरिएबल मुझे चाहिए होंगे और फिर एक वेरिएबल मुझे चाहिए होगा c के नाम से, और ये मेरा प्रोसेस वाला वेरिएबल है, इसकी मुझे कहीं और ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे मैसेज प्रॉम्प्ट करवा लेते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। सॉरी, हम इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में a और b मेंशन था। ठीक है, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र पहली जो वैल्यू देगा वो a की देगा, तो a में स्टोर करनी है, दूसरी वैल्यू b की देगा तो वो b में स्टोर करनी है। और हम यहाँ पे दिखा भी देते हैं, लेट्स से हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ a या वैल्यूज़ बिफोर एक्सचेंज, ठीक हो गया। सो इस मैसेज को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ और दोबारा नीचे मैं कहता हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू a और फिर स्पेस द वैल्यू ऑफ b इज़ इक्वल टू b। ठीक हो गया। सो ये बिफोर एक्सचेंज हमने वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया। अब हम वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारा एल्गोरिथम भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ तक हमने इनपुट कर लिया है और हमने तीसरा वेरिएबल क्रिएट कर लिया, अब हमने इसको इस्तेमाल करना है। सो हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल c इज़ इक्वल टू a करना है हमने। अब a को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सो a इज़ इक्वल टू b कर दिया, एक b में a का कंटेंट आ गया और अब b को कंटेंट देना है तो b को हमने c का कंटेंट दे दिया। सो कंटेंट हमेशा उस तरफ जाएगा जो इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे होगा, यानी a से c में वैल्यू जाएगी, b से a में जाएगी और फिर c से b में जाएगी। और फिर मैं इसको दोबारा से मैसेज सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू आफ्टर एक्सचेंज। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि कंटेंट जो हमारा वो खुद ही रिवर्स हो चुका होगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं, दोबारा कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ a एंड b मांगी जा रही है। a की वैल्यू 10 दे रहा हूँ मैं और b की वैल्यू 20 दे रहा हूँ। सो वैल्यू बिफोर एक्सचेंज a 10 b 20, वैल्यूज आफ्टर एक्सचेंज a 20 एंड b इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो ठीक काम कर रहा है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब आपने सॉल्व करनी है। सेम प्रॉब्लम है लेकिन अब आपने तीसरे वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं करना, यानी विदाउट यूजिंग द सी वेरिएबल आपने इन दोनों का कंटेंट चेंज करना है। यानी दो वेरिएबल्स आपने इस्तेमाल करने हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना और आपने कोई सिस्टम को चीट नहीं करना। चीट से मुराद ये है कि आप यूँ नहीं करेंगे कि आप यूज़र को कहेंगे कुछ और आप इनपुट कुछ करवा लेंगे ना, यानी आप कहेंगे a और b और आप यहाँ कर दें b और a। सो ये चीट नहीं करना है ऐसे, ये आप a और b ही इनपुट करवाएंगे और आपने यहाँ पे कोई देखिए आपने वही करना है, आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस डिवाइड इनके साथ ये काम हो जाएगा। ठीक है, आप इन 5 ऑपरेटर्स को सोचें, बल्कि मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आप इसको प्लस के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको माइनस के साथ भी कर सकते हैं। यानी आप चाहे प्लस इस्तेमाल कर लेंगे चाहे माइनस इस्तेमाल कर लें, सो आप ये यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन बना सकते हैं कि इनके कंटेंट आपस में स्वैप हो जाएंगे। अब आप इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाएं इसके ऊपर और आपने इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये मैंने चैप्टर से ली है। चैप्टर में यहाँ पे एक पॉइंट मिस था, वो पॉइंट मैंने खुद से ऐड कर दिया है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि राइट अ प्रोग्राम विच गेट अ 3 डिजिट्स नंबर ऑफ इंटीजर टाइप एंड फाइंड द इंडिविजुअल सम ऑफ डिजिट्स। सो इस प्रॉब्लम को अगर हम समझें तो इस प्रॉब्लम के सबसे पहले इनपुट्स निकालें तो इनपुट क्या है, आपने एक इंटीजर टाइप का नंबर इनपुट करवाना है और वो जो इंटीजर टाइप का नंबर होगा उसकी लिमिट है कि वो मैक्सिमम 3 डिजिट तक होगा या मिनिमम मैक्सिमम 3 डिजिट होंगे। यानी यूज़र जो नंबर इनपुट करेगा वो 3 डिजिट से कम या ज़्यादा इनपुट नहीं करेगा और नंबर इंटीजर में इनपुट करेगा। यानी अब यहाँ पे आप फ्लोट या डबल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी सपोज किया यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो 5, 1 एंड 2 इनपुट किया है, तो यस, और ये आपने एक वेरिएबल n लिया हुआ है और आपने ये n में स्टोर कर लिया। ठीक है, लेट्स से आपने सपोज कर दिया कि ये आपके पास इनपुट आ गई है। ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर है और आपने इसको एक सिंगल मेमोरी के अंदर जाके स्टोर किया हुआ है। ऑलराइट, अब हमने करना क्या है, फाइंड द इंडिविजुअल सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द इनपुट नंबर। यानी यूज़र ने जो भी नंबर इनपुट किया है आपने उसके डिजिट का सम फाइंड करना है। डिजिट के सम से क्या मुराद है, ये 512 है ना, आपका रिजल्ट ये है, आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस करनी है वो आपने आउटपुट प्रोड्यूस करनी है इस इनपुट के अकॉर्डिंग डिजिट का सम फाइंड करना है आपने 512। सो ये आपके पास 5 + 1 + 2 करें तो आंसर आता है 8। ठीक है, इसी तरह कल को यूज़र अगर इनपुट करता है 111 तो आंसर 3 आना चाहिए। ऑलराइट, यानी हमने एक मेमोरी में एक नंबर इनपुट करवाया है, तो अब हमने उसके डिजिट्स को निकाल के हमने उसके डिजिट्स बनाने हैं पहले और फिर डिजिट्स को हमने ऐड अप करना है। अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लेट्स से अगर मेरे पास एक नंबर है, मैं इसी नंबर की एग्जांपल ले लेता हूँ 5112 और मैंने इसको एक सिंगल वेरिएबल n में स्टोर किया हुआ है। तो मैं इस नंबर को डिजिट्स में कैसे ब्रेक कर सकता हूँ कि मेरे पास 5 अलहदा हो जाए, 5 अलहदा स्टोर हो जाए सपोज किया a के अंदर, 1 अलहदा हो जाए, 1 स्टोर हो जाए b के अंदर और 2 अलहदा होकर स्टोर हो जाए और वो लेट्स से सपोज जो है c के अंदर। सो अगर हम इसको किसी तरह इस तरह ब्रेक कर लें तो फिर हम इनका सम भी फाइंड कर सकते हैं। यानी a में 5 आ जाए,
बी में 1 आ जाए, सी में 2 आ जाए, तो अब अगर आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तो तीनों का सम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो ये आखिरी वाला काम तो आसान है ना, कि अगर ये डिजिट में किसी तरह ब्रेक डाउन हो जाए तो हम इसका सम फाइंड कर लेंगे। लेकिन पहला टास्क क्या है कि अगर हमारे पास एक नंबर है तो हम इसको डिजिट्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। शर्त ये है कि नंबर की लेंथ हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें नंबर की लेंथ नहीं पता तो हम फिलहाल उसको डिजिट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, फिर वो आइट्रेटिव टेक्निक के साथ हो जाएगा, बट हम उसको सिक्वेंशियल टेक्निक के साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो हमारा पहला टास्क ये है एल्गोरिदम के अंदर कि एक नंबर को डिजिट में हमने ब्रेक डाउन कैसे करना है। अब अगेन हमारे पास टूल्स वही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस डिवाइड, हमने उन्हीं को इस्तेमाल करके ये काम करना है और हमने सोचना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसको इस्तेमाल करके हम ये काम कर सकते हैं। तो सपोज किया मेरे पास ये 512 है। अच्छा, अब अगर हम इस 512 के ऊपर डिवाइड का ऑपरेशन लगाएं और लेट से अगर हम इसको पूरा डिवाइड करें, तो पूरा डिवाइड करने के लिए हम जो डिवीजन इस्तेमाल करते हैं वो इंटीजर डिवीजन है, जिसको हम स्लैश ऑपरेटर के साथ लिखते हैं। यानी लेट से मैं 512 को 512 में से हम या तो 2 अलग कर लें या 5 अलग कर लें। हम इसको किस पे डिवाइड करें कि या तो 2 अलग हो जाए या 5 अलग हो जाए। अच्छा, अब 2 डिफरेंट टेक्निक्स लगाई जा सकती हैं। जैसे कि सपोज किया अगर हम 512 को पूरा 100 पे डिवाइड करें, अगर आप इसको पूरा 100 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में आंसर क्या बचेगा। अब यहाँ पे पहली चीज़ है रिमाइंडर की, अगर आपने 100 पे डिवाइड कर दिया तो अब रिमाइंडर आप ढूंढेंगे। सो यस, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आएगा अगर आप इसका क्वेश्चन ढूंढेंगे। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 करूँ तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा 5। ठीक है, यस इट मेक सेंस। अगर आप 512 को 100 पे पूरा तकसीम करें तो अगर आप इंटीजर डिवीजन यूज़ करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। और फिर आपको दोबारा क्या चाहिए, फिर आपको 512 में से 5 तो नहीं चाहिए, आपने 5 तो निकाल लिया, अब आपको 12 चाहिए। सो 12 निकालने के लिए आप 512 को क्या करेंगे, दोबारा 100 पे डिवाइड कर देंगे, अब आपके पास 12 आ गया। सो 12 में से अब आपने 2 अलग करना है, 1 अलग करना है। तो ठीक है, ये देखें 12 को हमने डिवाइड किया। अब इसको पूरा किस पे, अब 2 डिजिट नंबर आ गया ना, 3 से 2 डिजिट हो गए हैं। तो जब भी 2 डिजिट नंबर होगा और आपने इसको पूरा डिवाइड करना है तो आप इसको 10 पे डिवाइड करना है। सो 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 10 1 10 और रिमाइंडर में 2 आ गया। ठीक है, सो ये देखें एक नंबर आपका चला गया क्वोशंट के ऊपर और एक नंबर आपका चला गया रिमाइंडर के ऊपर। तो यहाँ से आपको पहले 5 मिल गया, फिर 1 मिल गया, फिर 2 मिल गया। ठीक है, सो एक टेक्निक ये है। एक और भी टेक्निक है कि आप इसको देखें, एक और भी टेक्निक है ना, टी आता है ऊपर। तो अगर आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो तब यहाँ पे 500 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 105। ठीक है, अब रिमाइंडर में जब 12 आ जाएगा तो ये 2 डिजिट का नंबर है। अब 2 डिजिट के नंबर को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो 10 1 10, बाकी ठीक है। बस पहला फिगर 3 डिजिट तक का था तो उसे हम 100 पे करेंगे। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए 4 डिजिट के ऊपर तो फिर पहली दफ़ा आप 1000 पे डिवाइड करेंगे, फिर 100 पे डिवाइड करेंगे, फिर 10 पे डिवाइड करेंगे। तो ये आप इसको इस तरह से लॉजिक इसकी बना सकते हैं। अब हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। कंपाइल किया, होपफुली अब ये ठीक रन हो जाएगा। 512 ठीक है, लेकिन ना 5 1 2 अलग हो गया और सम हमारे पास 8 आ गया। सो वंस अगेन किसी और वैल्यू के साथ भी रन करके देख लेते हैं, जैसे कि 657 के साथ। तो 657 अलग हो गया और आंसर हमारा 18 बनता है और 18 ही आ रहा है हमारे पास। ठीक हो गया। सो इसी तरह ये नेक्स्ट एक और प्रोग्राम भी था, इसमें आपने अगेन सेम काम करना था, बस आपने यहाँ पे सम नहीं करना बल्कि सेकंड डिजिट को आपने प्रिंट करना है। यानी आपके पास जो नंबर है वो 3 डिजिट का है, उसमें से आप खाली सेकंड डिजिट निकाल लेंगे। यानी बस अगर आप इस प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करें तो आपने यहाँ पे सेकंड डिजिट आपका N2 बनता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को इतना कर लेंगे तो ये आपका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इससे रेलिवेंट कुछ बुक में प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स को आप कीजिएगा। ये लास्ट टाइम मैंने आपको साइन किए थे। जैसे ये देखें, ये मैंने यहाँ से प्रोग्राम टिक किया बट यहाँ पे लेंथ मेंशन नहीं है। सो यहाँ पे आप लेंथ 3 4 5 सपोज कर सकते हैं। ये राइट मोस्ट 3 डिजिट कह रहा है आपको, यहाँ पे अगेन लेंथ मेंशन नहीं है तो आप लेंथ सपोज कर सकते हैं कि आप कोई खास पर्टिकुलर लेंथ के साथ आप चले जाएँ और फिर आप सपोज कर लें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि अगर यूज़र 372 इनपुट कर रहा है तो आप 273 आउटपुट कर दें। ठीक है, यानी आप आउटपुट को रिवर्स कर दें आप। सो अगर आप उसको डिजिट्स में ब्रेक कर देंगे और फिर आप सी आउट सी बी ए या उसका प्रिंट इनवर्स लगा देंगे तो वो डेफिनेटली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपकी आउटपुट है वो रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि सपोज किया, अब अगर मैं इसको यहाँ पे सी आउट कर दूँ N3 N2 N1 के साथ, तो वो नंबर रिवर्स होकर प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर ना। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स थे। ऑलराइट, ये एक प्रोग्राम था। आप इसमें इनपुट देखें क्या आएगी, आवर्स आएगी एक वैल्यू, आपने नंबर ऑफ वीक्स कैलकुलेट करने हैं। सो आवर्स में वीक की कन्वर्जन होनी है, डेज़ की कन्वर्जन होनी है और आवर्स की कन्वर्जन होनी है। ठीक है, तो आप इसकी कन्वर्जन देख लीजिएगा। लेकिन ये कन्वर्जन ऐसे नहीं है कि आप आवर्स को वीक में अलग कन्वर्ट कर लें, डेज़ में अलग और आवर्स में अलग कन्वर्ट कर लें। ये ऐसे है कि सपोज किया अगर यूज़र आपको इनपुट करके दे रहा है, यूज़र आपको कहता है कि 7028 आवर्स हैं, तो आपने ये बताना है कि इसमें कितने वीक्स बन सकते हैं। तो लेट्स से आपने कैलकुलेट किया तो इसके जो वीक्स बनते हैं वो 12 बनते हैं और 12 वीक्स बनने के बाद अब जो डेज़ बनते हैं वो इतने डेज़ हैं कि आप उनके वीक्स नहीं बना सकते हैं। तो रिमेनिंग डेज़ बनते हैं सपोज किया 4। सो 12 वीक्स 4 डेज़, फिर डेज़ इतने बनते हैं कि एक डे पूरा नहीं होता, तो फिर आप उसके आवर्स बना सकते हैं। जैसे कि 12 4 5, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये एज इट इज़ ऐसे नहीं होगा। यानी 7028 का मतलब है कि 12 वीक्स हैं, फिर 4 डेज़ हैं और फिर 5 आवर्स हैं। तो आपने इनको इस तरह से कन्वर्ट करना है। सेकेंडली ये इसी तरह सेकंड्स में है तो सेकंड्स को आपने डेज़ ओवर मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। इसी तरह ये 4 स्कोर था तो उसका एवरेज फाइंड करना है आपने।
इसी तरह ये कुछ आगे फिर एक कंप्यूटेशनल वाला प्रॉब्लम था। तो अब आपने अपनी डोमेन को लिमिटेड रखना है कि आपके पास ऑपरेटर्स यही हैं, आपका हर सोल्यूशन इन्हीं ऑपरेटर्स के साथ निकलेगा। सो ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आगे मेरे ख्याल में इतने मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं हैं। कहीं आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, कहीं में आपको टेम्परेचर की कन्वर्जन करनी है। सो जस्ट आपको एक्सप्रेशन बनाना है और आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। सो इन प्रॉब्लम्स को लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा, और ये प्रॉब्लम्स बहुत यूज़फुल हैं प्रैक्टिस के लिए। और इसके साथ ही आपको ये जो सिक्वेंशियल वाला चैप्टर था ये आपका एंड हो जाता है, और अब हमने नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करना है, वो सिलेक्शन का है। सो इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा नेक्स्ट वीक से पहले, नेक्स्ट लेक्चर से पहले, कि सिलेक्शन के अंदर आप किस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं और किस तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।